हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एकोस्टिक एम के वी एकोस्टिक एम के क्लासेस। सो फ्रेंड्स, इस क्लास की एनसीईआरटी कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट मैं बना चुका हूं, जिसमें हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का कुछ हिस्सा हमने डिस्कस किया था। तो ये सेकंड पार्ट है, तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट करें। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड देन। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये चैप्टर हमने पहले डिस्कस कर लिया थोड़ा सा। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उनको हम ऑटोट्रोपिक कहते हैं। ठीक है, चलो वो तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, बट जैसे हम जैसे हो गए जो हीटोट्रोपिक्स हैं, हम हीटोट्रोपिक हमें दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं से हमें भी खाना चाहिए। तो हम खाना कहाँ से करते हैं? हम मेनली डिपेंडेंट है प्लांट्स पे, क्रॉप्स पे। ठीक है, क्रॉप्स पे और कहीं ना कहीं एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। तो उसी के लिए हम एग्रीकल्चर पे भी डिपेंडेंट है, पूरी खेती के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको भी डे टू डे वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे आपकी जितनी भी डे टू डे लाइफ की जितनी भी रूटीन हो गई, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गई, जितनी भी ये आपकी बॉडी के फंक्शंस हैं, लाइक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में दो टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है कि एक एनाबॉलिक, मेटाबॉलिक। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मैं ऐसे बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा ना। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है हमारी बॉडीज़ में, मतलब जितनी भी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी कुछ हो रहा है, हम उनको कहेंगे कि एक्टिविटीज़ चल रही है। कहीं ना कहीं उनको करने के लिए, उनको एक फंक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लाइक मेटाबॉलिक की मैं बात कर रहा था। एक होती है एनाबॉलिक, ठीक है, जो कि बिल्डिंग का काम करता है। ठीक है, जो कि बिल्ड करता है। वेयर एक कैटाबॉलिक होता है जो कि ब्रेक डाउन का काम करता है, जो कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं उन फूड को ब्रेक डाउन का काम करता है, डाइजेशन का काम करता है। ठीक है, तो उन सब काम करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वो एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? वो एनर्जी हम लेते हैं खाने से। तो 6th क्लास में मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, जहाँ हमने देखा था कि हीटोट्रोपिक्स जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं। तो ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि अच्छा, इससे पहले ये कर लेते हैं कि 10,000 BC से पहले जो लोग थे वो नोमैडिक थे। मतलब वो थे कि एक जगह से दूसरी जगह घूमकर और हंटिंग करके अपना खाना पीना करते थे। बट वही बात है, ये चीज़ कब तक चलेगी? ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने क्या करना स्टार्ट करा, क्या बोलते हैं, लैंड को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया, और राइस, व्हीट और अदर फूड क्रॉप्स उगाना स्टार्ट कर दिए, और वहीं से हमारी एग्रीकल्चर की शुरुआत होना स्टार्ट हो गई, है ना। और हमने देखा था कि क्रॉप क्या होती है। जब एक खेत में सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को आप बहुत ज़्यादा तादाद में लगाते हो, तो उस चीज़ को हम कहते हैं क्रॉप, फसल। लाइक ठीक है, अभी मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस लेसन को, तो अभी कनक का सीज़न चल रहा है, व्हीट का सीज़न चल रहा है। तो अभी जब आप इस चीज़ को आप आस पड़ोस के नोटिस करते हैं, तो आप देखोगे कि एक खेत में कनक एक ही है ना, वो एक सेम काइंड ऑफ प्लांट है। ठीक है, एक ही प्लांट है। तो बड़े से खेत में या बहुत से खेतों में सिर्फ वही एक प्लांट है, बहुत स्केल्स में, लार्ज स्केल में, तो उसको हम कहते हैं क्रॉप। उस सब चीज़ों को हम कहेंगे क्रॉप। ठीक है, अंडरस्टूड। और इसमें हमने देखा था कि सीरियल्स क्या होते हैं। एक सीरियल होता है, एक होता है पल्सेस। ठीक है, तो सीरियल में हम मेनली लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो भी आते हैं हमारे, मेनली जो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, इसमें भी सीरियल्स में भी दो टाइप के आते हैं। एक आते हैं आपके स्मूथ, एक आते हैं कोरस। ठीक है, दो टाइप्स ऑफ सीरियल्स होते हैं। एक होते हैं, वैसे मेनली कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं हमारे। ठीक है, इसमें भी दो टाइप के आते हैं, एक होते हैं आपके स्मूथ, एक होते हैं कोरस। ठीक है, स्मूथ में आपके आगे व्हीट, राइस। ठीक है, और दूसरे में कोरस में आगे आपके बाजरा आ गया, रागी आ गए, और ये जवार। ठीक है, ये जितने भी आ गए आपके, ये आपके कोर्स में आ गए। ठीक है, आई होप, आई विश कि मेरे पास एक टच पैड होता जिससे मैं हर एक चीज़ लिख पाता, क्योंकि लिख पाना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ तो इस चीज़ को अगर आपके पास ये बुक है तो वहाँ पे एक बार आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, सीरियल के दो टाइप होते हैं, एक स्मूथ और दूसरा होता है कोरस। ठीक है, स्मूथ में आपके आगे जितने भी ये राइस, व्हीट, जितने भी इसमें आगे बाजरा, जवार, रागी। ठीक है, ये आपके आगे सीरियल्स के हैं। ठीक है, वेरियस पल्सेस की हम बात करते हैं। ठीक है, पल्सेस तो मतलब दालें आ गई। ठीक है, प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स। ठीक है, तो उसमें हम दालें को कंसिडर कर देंगे, जितनी भी आगे आपकी दालें आप सब जानते हैं।
ठीक है। तो ये चीज़ होगी सीरियल और पल्सेस के बारे में, ठीक है। और एक चीज़ और बात करते हैं कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, तो ठीक है, यहाँ पे आप क्लाइमेटिक कंडीशन भी देखो, इतनी बड़ी कंट्री है, तो क्रॉप को क्या करा है कि कैटेगराइज कर दिया है, अलग अलग सीजन वाइज कर दिया है, ठीक है। क्लाइमेट के बेसिस पे उसको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है। क्लाइमेट के बेसिस मतलब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, ठीक है। किसी को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, किसी को कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, उस हिसाब से ह्यूमिडिटी और रेनफॉल का भी अपना एक इम्पोर्टेंस रोल होती है, ठीक है। उस हिसाब से कैटेगराइज करा गया है फसलों को, क्रॉप्स को अपने हिसाब से। चलो एक बात ये भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये अगर मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ अच्छे से तो ये चीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। अरे यार, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस, एक तरफ आ गया आपका क्लाइमेट, दूसरी तरफ आ गया आपका वेदर। तो डे टू डे की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, डे टू डे रिकॉर्ड की हम बात करते हैं, हम आजकल की बात करें, फिर डेली की हम बात करते हैं, ठीक है, डेली रिपोर्ट की हम बात करते हैं, तो वो जितनी भी चीज़ें आती हैं वो आती है वेदर में, ठीक है। आज का मौसम कैसा है, आज गर्मी ज़्यादा है, ठंडी ज़्यादा है, ठीक है, कल का मौसम कैसा होगा, तो वो सारी आपकी आ रही हैं वेदर में, आ रहा है वो सारा, ठीक है। फिर इस क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट एक बहुत लंबा टाइम पीरियड आ जाता है, एक लंबा रिकॉर्ड रखा होता है साइंटिस्ट ने कि यार इंडिया का क्लाइमेट ऐसा ऐसा है, इसकी संभावना ऐसी है, ठीक है। ऐसे ऐसे चेंजेस आ सकते हैं। ये आपका 20-25 साल का रिकॉर्ड होगा, साइंटिस्ट ने रखा हुआ 20-25 साल का रिकॉर्ड, जिसके बेसिस पे इंडिया में अलग अलग तरीके से साइंटिस्ट ने चीज़ें करी हुई हैं, ठीक है। तो ये लाइक क्लाइमेट में आपका मेनली आ जाता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, बारिश का होना, ठीक है, ये सब चीज़ें क्लाइमेट पे डिपेंड करती हैं। वेराज आजकल का मौसम आप वो आ गया हमारा वेदर में, वेदर रिपोर्ट की हम जब बात करते हैं, ठीक है, वो चीज़ आ गई वेदर रिपोर्ट में। चलो इस चीज़ को मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा एक बार अच्छे से ना, क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस, ठीक है। ओके, एक बार हम देख लेते हैं मेनली दो टाइप ऑफ क्रॉप को कैटेगराइज करा गया है। एक आपकी खरीफ क्रॉप, दूसरी आपकी रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप हमने देखा था कि रेनी सीजन में ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए वो रेनी सीजन में उगाया जाता है। तो रेनी सीजन में जून और सितंबर में होती हैं, जिसमें आपकी आ गई पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब क्या है, खरीफ क्रॉप है, ठीक है। ये अपने याद रखने की जून से सितंबर इनको बोया जाता है, ठीक है, और सितंबर के बीच में होता है, और सितंबर के बाद इसको काट लेते हैं, ठीक है। और रबी सीज़न में पाई जाती है। और रबी की बात करते हैं तो विंटर सीज़न में होती है। विंटर सीज़न में ऑब्वियसली बात है, अभी इनको पानी की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अक्टूबर के मार्च के बीच में होती है जिसका उगाना और काटना, जिसमें वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड आते हैं, ठीक है। आपका वीट को क्या कहते हैं, कनक, ग्राम, चना, पी, मटर, मस्टर्ड, लाइन सीड आपकी शायद ये फ्लैक्स सीड्स होते हैं उसकी तरह, ठीक है। अलसी वाले सीड समथिंग वैसा कुछ होता होगा, एक बार आपने चेक करना है लाइन सीड क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिक प्रैक्टिसेस हमने देखी थी कि वह आपको खेती करनी है, आपको किसान बनना है, तो कुछ एक बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं जिसकी आप प्रैक्टिस कर लें या फिर जिसकी ट्रेनिंग कर लें आप, तो आप भी किसान बन सकते हैं। तो ये चीज़ हमने देख ली थी कि पैडी वाई कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। ऑब्वियसली नहीं ग्रो हो सकते क्योंकि उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, पानी की ज़रूरत होती है। एंड पैडी रिक्वायर्ड लॉट ऑफ वाटर्स देयर फॉर इट ग्रोज ओनली इन द रेनी सीजन, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप को क्या होता है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और एक अच्छी बात ये भी है कि पानी में क्या है, वीड्स, आपकी जो वीड्स होती है ना, वीड्स जो एक्स्ट्रा घास होता है, अनवांटेड घास होता है, वो भी कम ही उगता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बेनिफिट है पानी में उगने का, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, आपको किसान बनना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, ये सब चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी, आज इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहले क्या है, ठीक है, सबसे पहले आपका कि हल चलाना पड़ेगा या फिर खेत जोतना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आता है कि सॉइल को लूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर सॉइल को पलटना पड़ेगा, ताकि वो क्या है क्या बोलते हैं, सॉइल अच्छे से पलट जाए, पोरस हो जाए,
ठीक है, जिसके अगर आप बीज अगर उसके ऊपर फेंकते हो तो बीज क्या है, ज़मीन के नीचे चले जाए, क्योंकि ज़मीन अगर बीज अगर ज़मीन तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम ये स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो अब हम थोड़ा इसको डिटेल में अब समझेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है, सबको पता है, जो किसान है उसको सबको पता है कि सबसे पहले हल जोतना पड़ता है, हल चलाना पड़ता है खेत में। तो हल चलाने से और खेत जोतने से मतलब क्या आपका कि सॉइल को लूज़ करना है, सॉइल को लूज़ करना है और सॉइल को टर्न करना है ताकि सॉइल पोरस हो सके। और अगर उसमें आप बीज फेंकते हो तो बीज ऊपर ना रह जाए आपका ना, जब तक सॉइल को पलटोगी नहीं जब तब तक बीज आपका नीचे नहीं जाएगा, सॉइल के नीचे नहीं जाएगा। सॉइल के नीचे नहीं हो गया तो ऑब्वियसली बात, अब सॉइल से उसको सारे न्यूट्रिएंट्स जितनी भी चीज़ें हैं वो पानी सब कुछ नहीं मिल पाएगा, तो ऑब्वियसली वाली ये चीज़ें नहीं मिल पाएंगी तो वो सीड ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें खेत को जोतना पड़ता है, मिट्टी को हटाना पड़ता है। ठीक है, उसको पलटना पड़ता है ताकि सीड आराम से नीचे जा सके और वो ग्रो कर सके अच्छे से, है ना। तो ये चीज़ें, और क्या होता है कि अर्थवॉर्म और कुछ छोटे छोटे माइक्रो बैक्टीरियाज भी रहते हैं ज़मीन के नीचे, जो कि क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर छोटे छोटे छेद कर देते हैं। ठीक है, मतलब सॉइल को पोरस बना देते हैं, जिससे कि प्लांट्स को ब्रीथिंग करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है ना। तो अर्थवॉर्म को फार्मर का फ्रेंड भी कहा जाता है। ठीक है, इसका और एक और बेनिफिट है दैट ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, माइक्रोब और अर्थवॉर्म क्या करते हैं, ये डेड ऑर्गेनिज्म पे या फिर डेड पार्टिकल्स या फिर डेड चीज़ों पे फीड करते हैं, जिसके बाद वो ब्रेक डाउन करके ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं। और ह्यूमस क्या है, प्लांट्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ह्यूमस क्या करता है, इसके बेनिफिट्स सुनो सबसे पहले ना। ह्यूमस सबसे पहले क्या करता है, पानी को होल्ड करने का काम करता है। ठीक है, पानी को होल्ड करे रखता है। दूसरी बात, ये सोइल की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण प्लांट की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, इसको थोड़ा हम आगे ज़्यादा डिस्कस करेंगे ह्यूमस, मैन्यूर और फर्टिलाइज़र में। तो फिलहाल इसमें इतना ही है, आगे देखते हैं। तो ये वही प्रोसेस है, सोइल को पलटना और सोइल को लूज़ करना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं टिलिंग और प्लोइंग। ठीक है, टिलिंग और प्लोइंग मतलब सोइल को पलटना और सोइल को लूज़ करना, ताकि वो सीड आपका सोइल के नीचे जा सके और वो ग्रो कर सके। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना दैट जब आप हल चलाते हो तो हल चलाने के जब मिट्टी आप पलटते हो तो कई बार क्या होता है कि मिट्टी के बहुत बड़े पीसीज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो बहुत बड़े बड़े पीसीज हो, उनको हम बोलते हैं क्रम्स। ठीक है, तो क्रम्स को क्या करना पड़ता है, छोटे छोटे सोइल पार्टिकल्स में हमें बनाना पड़ता है, ताकि जितनी अच्छी छोटी सोइल होंगे, जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे, उतनी ही अच्छी प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प मिलती है। ओके, सो मैन्यूर का हम आगे देखेंगे, मैन्यूर, फर्टिलाइज़र और ह्यूमस, ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे ताकि आप कंपेयर भी कर पाओ आसानी से, और आगे जाके हम इनको डिस्कस कर लेंगे। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन पे बात करते हैं। ये है आपकी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि चलो भाई अब करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट। तो इसमें क्या होता है कि दो तरीके से हम करते थे पहले, हल का यूज़ प्लाइंग करने में और टीलिंग करने में। पुराने ज़माने में हम क्या करते थे, प्लग का यूज़ करते थे, है ना। प्लग का यूज़ करता था, सिंपल सा, मतलब सोइल को हटाना है ऊपर करने के तो प्लग का यूज़ करते थे। ठीक है, नए ज़माने हम जरा हो का यूज़ करते हैं, सिंपल टूल है। सो इससे क्या करते हैं कि वीड्स को भी रिमूव किया जा सकता है और सोइल को भी लूज़ किया जा सकता है। तो ये आपका है, हम देख लेंगे, ये प्लग है, पुराने ज़माने में यूज़ करते थे। देख लेना इसको ज़रा ना, यहाँ पे 2 बैल है, ये बैल की बस वो खींच रहे हैं और ये आपका हो आ गया। ठीक है, यहाँ पे मिट्टी जाएगी, यहाँ से निकल जाती है, ये आपका पकड़ने के लिए यहाँ पे 2 बैल लगेंगे तो ये हो जाता है। नए ज़माने में थोड़ा जो लेटेस्ट है वो कल्टीवेटर यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर से यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सब प्लोइंग और टेलिंग ही काम कर रहे हैं सारा। दूसरा स्टेप आता है सोइंग को, बीज बोना। ठीक है, बीज बोना दूसरा स्टेप है। तो बीज बोने के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गुड क्वालिटी ऑफ सीड होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अपने सीड तो लगा दिए बट उगे ही नहीं, उनकी ग्रोथ भी इतनी अच्छी नहीं हो पाई है, क्योंकि क्या है, वो सीड की क्वालिटी में भी शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, इतना अच्छा क्वालिटी के सीड्स नहीं है। तो आप ये चीज़ कैसे पता करोगे किसके सीड्स की कितनी क्वालिटी है, तो उसको पता करने के लिए आपको पानी में, गिलास में पानी लेना है, वहाँ पे सीड आपको डालने हैं। जो सीड ऊपर तैरेंगे, फ्लोट करेंगे, वो सीड बेकार होंगे, वो किसी काम के नहीं है, और जो सीड नीचे डिप हो जाएंगे वो सीड्स गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स होंगे। राइट,
तो डैमेज सीड का क्या होता है कि अंदर से वो खाली होते हैं, खोखले होते हैं, तो लाइटर होते हैं, तो वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि वो बेकार है, किसी काम के नहीं है, तो हम बोलते हैं कि भाई छोड़ो, है ना। और ये दूसरा भी मेथड देख रहा, फ्लन मेथड, यहाँ से बीज भी डाल रहे हैं और वो हल भी चलाते जा रहा है, ठीक है। जहाँ जहाँ वो हल चलाते जा रहा है वहाँ वहाँ बीज भी खुद ऑटोमेटिकली जहाँ से डलते डलते वहाँ भी ऐड होता जाएगा। तो ये से देखें, सीड ड्रिल देख लेना आपने थोड़ा ना, ये भी देख लेना, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा, नर्सरी देख लेते हैं, और नर्सरी क्या होता है। अब होता क्या है, रेनी सीजन में जब हम पैडी उगाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखना ज़रा ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक खेत में पैडी के कुछ सीड्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो छोटे छोटे प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं, प्लांट्स में ग्रो हो गए, वो छोटे छोटे प्लांट्स में ग्रो हो गए, आपके जो ये राइस के प्लांट्स हो गए छोटे छोटे, ठीक है। तो उसको करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से वो उनको निकालते हैं और इसको फिर हम खेतों में लगाते हैं, ठीक है, ट्रांसप्लांट करते हैं, यहाँ से फिर हम खेतों में लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ देख लेना। तो इसको हम क्या कहेंगे, नर्सरी। हमने बीज फेंके, बीज से वो छोटे छोटे प्लांट्स बनना स्टार्ट हुए, छोटे छोटे प्लांट से फिर हमने वो मेन खेत में उगाना स्टार्ट किया, जहाँ से फिर वो पैडी पूरा प्लांट एक ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना, इसको पैडी फर्स्ट ग्रो नर्सरी में हम ग्रो करते हैं, उसके बाद उनको प्लेंटलेट्स बना के ट्रांसप्लांट करते हैं खेतों में अपने हाथों से, खुद से, ठीक है। ये चीज़ आप देख लेना, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, पर ऑब्वियसली जिसने किया होगा उसको पता है, ठीक है। अच्छा, एंड अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि सीड के बीच में प्रॉपर, प्लांट्स के बीच में प्रॉपर एक डिस्टेंस रहना चाहिए, ठीक है। ओवर क्राउडिंग होगी तो उससे क्या होगा, उससे क्या हो सकता है, आपको पता है कि सफिशिएंट लाइट नहीं मिल पाएगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, पानी नहीं मिल पाएगा सोइल से। अब खुद आप समझ लो कि 4-5 बंदे या फिर 10-15 एक बंदे एक ही रूम में आ गए, तो हर एक बंदे को हर एक चीज़ नहीं मिल पाएगी ना। तो इसलिए क्या करते हैं, उन जो हमने नर्सरी में प्लांट्स उगाए हैं उनको हम थोड़ा दूर दूर करके खेतों में लगाते हैं मैन्युअली, ताकि उन सबको अच्छे से सनलाइट मिल सके, न्यूट्रिएंट मिल सके, सब अपने अपनी जगह पे खुले से आराम से ग्रो हो सके, है ना। तो इसलिए हम पहले उन्हें नर्सरी में उगाते हैं, उसके बाद खेत में उगाते हैं। तो मैन्यूर फर्टिलाइज़र देखते हैं ज़रा, मैन्यूर और फर्टिलाइज़र का ज़रा देख लें एक बार कि मैन्यूर फर्टिलाइज़र में क्या है ना। तो मैन्यूर फर्टिलाइज़र का एक बार देख लेते हैं। तो मैन्यूर क्या है आपका, अगर मैन्यूर आपका आता है ऑर्गेनिक, आपकी ऑर्गेनिक खाद, और ये आती है आपकी इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या है, नेचर से मिलता है आपको, ठीक है, नेचुरली, आप नेचुरली ये चीज़ हुई है, ठीक है। जैसे काऊ डंक हो गया, ठीक है, काऊ डंक की आप रख दोगे कहीं पे, वो तो नेचुरली, नेचर के द्वारा ही वो बनता जाएगा, तो इसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। फिर एज फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो ये इनऑर्गेनिक होते हैं, क्योंकि ये कंपनी में इंसानों द्वारा बनाया जाता है, ये आर्टिफिशियल्स होते हैं, ठीक है, तो इनको फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो अब होता क्या, सोइल को कहीं ना कहीं छोटे छोटे मिनरल्स की ज़रूरत तो पड़ती है ताकि वो अच्छा ग्रो कर सकें, तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए मैन्यूर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। बट बात ये है कि कुछ एक ड्रॉबैक्स है मैन्यूर के, कि मैन्यूर से आपको हर एक चीज़ नहीं मिल पाती है, क्योंकि एक इंडियन सॉइल में प्लांट्स उगने के लिए एक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये चीज़ की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैन्यूर से फुलफ़िल नहीं हो पाती। तो ये चीज़ क्या करी, साइंटिस्ट ने फर्टिलाइज़र बनाया खुद से ही फैक्ट्रीज़ में, जिसमें ये आर्टिफिशियल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम डालना ऐड कर दिया। और बताओ और क्या चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें डालना स्टार्ट कर दी। अब क्या होगा कि अच्छी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी प्लांट्स की। अच्छा, हाँ, वर्मी कंपोस्ट देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मैंने तुम्हें पीछे भी बताया था ना कि जब एक काऊ डंक में या फिर कोई भी एक कंपोस्ट है, कंपोस्ट में अगर तुम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर अर्थवॉर्म ऐड कर देते हो, तो वो क्या करते हैं, उस कंपोस्ट के फीड करते हैं, उस कंपोस्ट पे फीड करते हैं। उसके बाद जो वो खाते हैं उसको वो ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, और वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपना प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। इसको भी हम जब प्लांट्स में देते हैं ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जितना भी देखना, ये डिकम्पोज्ड मैटर का बना हुआ है, ठीक है, डिकम्पोज्ड मैटर से मिलके बना हुआ है। डिकम्पोज्ड मैटर मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाएंगे, उसे चबाएंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और उसको गलाएंगे, सड़ाएंगे, ठीक है। डिकम्पोज, जैसे हम ह्यूमस की बात कर रहे थे, ठीक है, जैसे डेड ऑर्गेनिज्म फीड करोगे तो उसको गला सड़ा के जो भी बनता है,
तो वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे जितना सड़ा हुआ अपना ये मैन्यूर हो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, जैसे जितना ज़्यादा सड़ा मैन्यूर हो उतना ज़्यादा प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है ना। तो ये हमने देख लिया कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। ह्यूमस का भी बस यही लेना देना है कि वो भी डेड ऑर्गेनिज्म पे या फिर डिकम्पोज्ड मैटर पे फीड करता है, ठीक है। उसको खाएगा, उसके बाद ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन के बाद उसको वहीं पे छोड़ देगा, और वो क्या होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तब देखोगे ये चीज़ जब काउ डंक में आप देखोगे तो वहीं पे आपका अर्थवॉर्म आपको मिल जाएंगे, छोटे छोटे बैक्टीरिया, कुछ माइक्रोब्स वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि आपका ह्यूमस और वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। और एक चीज़ वहाँ पे और है कि जब आप डंक को आप अंदर से खोदोगे ना, तो आपकी कुछ हीट वहाँ पे निकलती है, तो उस रिएक्शन में कुछ ना कुछ रिएक्शन भी हो रही है, जिस रिएक्शन को आप कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पे हीट निकल रही है, हीट एनर्जी निकल रही है, तो उस रिएक्शन को कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वहाँ से हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। तो कंपोस्ट में देखोगे ना, काउ डंक में जब रखोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे देखो कि थोड़ा बहुत आप जब उसको खोदोगे ना, तो वहाँ पे हीट निकलना स्टार्ट होती है, तो वो कहीं ना कुछ रिएक्शन हो रही है जहाँ से हीट निकल रही है, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। और वेरएज एक्सोथर्मिक का उल्टा है ये फर्टिलाइज़र आपका, ठीक है। फर्टिलाइज़र अगर आप हाथ में लोगे और उसको पानी में रखो ना, तो आपका हाथ एकदम से ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो उस रिएक्शन को कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट अब्जॉर्ब होगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने। ओके, ये देख लेना थोड़ा, मूंग दालो ग्राम सीड्स आर जर्मिनेटेड दैम इक्वल सीड में देखना। अच्छा, ये भी देख लेना, क्योंकि सीड्स का क्या होता है कि सीड्स की आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम कंसीडर करते हैं सीड को भी, बट वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। अब उनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि जब उनको आप थोड़ा सा टेम्परेचर और थोड़ा सा पानी दे दो, थोड़ा सा मॉइस्चर दे दो, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बट हाँ, आप ऐसे रखोगे ना उसको, तो मतलब वो हाइबरनेशन में है, नींद में जा चुकी हैं। जब उनको थोड़ा सा मॉइस्चर और टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे और फिर अपना उगना स्टार्ट कर देंगे, मतलब उनका काम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, थोड़ा सा हम एक बार फिर से कर लेते हैं ना। फर्टिलाइज़र क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में रीच होते हैं। साइंटिस्ट ने बताया ना कि ये इंडियन सोइल में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, जो मैन्यूर से भी नहीं मिलते, तो वो हम कुछ आर्टिफिशियली ऐड करेंगे ताकि प्लांट्स को हर एक चीज़ मिल पाए अच्छे से। तो मेनली क्या है, यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर सल्फेट, पोटैश, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये चीज़ें क्या करी साइंटिस्ट ने फर्टिलाइज़र में मैन्युअली डाली हैं, अपने खुद से डाली हैं, ताकि प्लांट्स को हर एक चीज़ मिल सके, किसी भी चीज़ की कमी पेशी ना हो। अच्छा, ये भी देख लेना, कल्टिवेटेड लैंड we have to substitute fertilizers by organic manure or leave the field cultivated in the root crops, ठीक है। मतलब हम जब लैंड को कल्टीवेट नहीं करते तो उस लैंड को हम बोलते हैं फैलो लैंड। मतलब ये वही बात है, जब फर्टिलाइज़र, अब ऐसा भी नहीं है कि फर्टिलाइज़र डालते रहो, ठीक है। अब फर्टिलाइज़र कोई भी चीज़ जब एक्सेस में यूज़ करोगे ना, तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो फर्टिलाइज़र का ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करोगे तो वो कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी में उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, एसिडिटी हो जाती है सॉइल, मतलब एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। एक्सेसिव फर्टिलाइजर हैव मेड सॉइल लेस फर्टाइल, फर्टिलाइजर हैव आल्सो बिकम सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन का भी काम करता है भाई ये। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर बाय ऑर्गेनिक मैन्योर। तो मतलब ये है कि हमें सिर्फ फर्टिलाइजर ही यूज़ नहीं करना है, थोड़ा बहुत मैन्योर भी करना है, ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक चीज़ है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो नॉर्थ इंडिया में देखो भाई, नॉर्थ इंडिया में क्या होता है अपना, यूज टू ग्रो लेम्ब्यूम एज ए फोडर इन द वन सीजन एंड फीड इन द नेक्स्ट सीजन। तो क्या होता है, लेग्यूम क्या होता है कि नोड्स होती हैं, जैसे ग्राउंड नोड हो गए, बीच में नोड्स होती है ना, तो इसका भी यूज़ करा जाता है ताकि नए प्लांट्स उग सकें। नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फोडर इन वन सेक्शन एंड फीड इन द नेक्स्ट सेशन, दिस हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल एंड विद नाइट्रोजन। ये बीच में लेग्यूम्स होते हैं, यहाँ पे आपके बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, लाइक ये हो गया आपका राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया। एक बैक्टीरिया और है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, उसका नाम आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो जैसे आपकी ग्राउंडनट्स होगी या फिर सोयाबीन्स होगी, ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में क्या करता है, इनको उगाया जाता है, ठीक है, ताकि इनके नोड्स में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो बैक्टीरिया कौन सा है, राइजोबियम है, जो क्या करता है, प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है। हमारे एटमॉस्फेयर में तो 70% नाइट्रोजन है, बट प्लांट्स उनको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
हमारे प्लांट्स जो है ना वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता है। तो प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए डाइऑक्साइड में या फिर ट्राईऑक्साइड में, इसी को प्लांट्स यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, प्लांट्स के लिए एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जिससे कि प्लांट्स क्या करते हैं कि नाइट्रोजन इजीली ले पाते हैं। ठीक है, तो यही बैक्टीरिया जो प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, बेड़ा पार कर रहे हैं। ठीक है, ये एक और डिफरेंस देख लेंगे। फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक है, मतलब फैक्ट्रीज में बनता है। मैन्यूर क्या है, ऑर्गेनिक है, नेचर से बनता है, जैसे कंपोस्ट हो गया, ठीक है, काऊ का डंक हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया, और प्लांट रेजिड्यूज जितनी भी होगी, प्लांट्स मतलब मर सड़ गए और धीरे धीरे वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं और मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज में बनता है, ये आपके खेतों में बनता है, खेत में जमा करते रहो, आपका मैन्यूर बनना स्टार्ट होता रहेगा, भी बनता रहेगा। ठीक है, और ये है कि आपका फर्टिलाइजर एनी काइंड ऑफ ह्यूमस नहीं ऐड करता है सोइल में। ह्यूमस वही वाली बात थी, मैं डेड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ या फिर डेड पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब जैसे पत्ता गिर गया, ठीक है, छोटे छोटे बैक्टीरिया उस पर फीड करना स्टार्ट कर दिया और वो उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर दिया, डिकम्पोज स्टार्ट किया, उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दिया और ब्रेक डाउन करके वो ह्यूमस बन जाता है। पत्ता मर गया या फिर कोई एनिमल मर गया है छोटा, कोई प्लांट मर गया या छोटा कोई बैक्टीरिया ही मर गया, ठीक है, तो सब कन्वर्ट करके ह्यूमस बनता है। ह्यूमस क्या करता है, आपको रोल बताया मैंने, एक तो न्यूट्रिएंट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है प्लांट्स के लिए, और दूसरा वाटर को क्या करने के लिए, होल्ड करने की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और ये क्या करता है, मैन्यूर में आपका बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यहाँ पे मैन्यूर कैसे ह्यूमस प्रोवाइड करता है, क्योंकि उनके पास अर्थवर्म होते हैं। अर्थवर्म क्या करेंगे, जो भी अंदर जो भी होगा वेस्ट मटेरियल, डेड ऑर्गेनिज्म, उन सबको खाएगा, ब्रेक डाउन करेगा और कन्वर्ट कर देगा ह्यूमस में। ठीक है, अब फर्टिलाइजर के पास देखो भाई, नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, फिर आज ये इन सब चीज़ों में लेस है, इसलिए तो फर्टिलाइजर बनाने की जरूरत पड़ी। मैन्यूर के कुछ एडवांटेज की बात करते हैं। सबसे पहले क्योंकि इनके पास ह्यूमस है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। ठीक है, क्योंकि इनके पास ह्यूमस है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी सोइल की, और सोइल को क्या करता है, पोरस बना देता है। पोरस मतलब आपका ये क्या बोलेंगे उसको, लूज बना देता है। ठीक है, जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस काफ़ी इजी हो जाता है, सांस लेना प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो पाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स भी इंक्रीज़ करता है। अब कहीं ना कहीं मैन्यूर आप देखोगे उसमें कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया बन जाएंगे या फिर कुछ अर्थवर्म आ जाएंगे। ठीक है, और जो कि हमारे फार्मर के लिए एक फ्रेंड का काम करते हैं, क्योंकि वो सॉइल को पोरस बना देते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजी हो जाता है, सॉइल का टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा बना देते हैं। ठीक है, तो ये था चैप्टर जिसमें हमने पढ़ लिया इतना सा, मुझे लगता नहीं इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक बार रिकैप करूँगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं इरीगेशन डिस्कस करूँगा, तो काफ़ी इजी चैप्टर है। अगर कुछ बीच में कोई कन्फ्यूज़न होगी तो प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड हम वो चीज़ भी डिस्कस कर लेंगे। कोई भी कैसा भी टॉपिक, कोई भी डिस्कशन या फिर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर, और चीज़ें कुछ नहीं समझ आ रही तो वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं चीज़ों को आगे से शॉर्ट आउट कर पाऊँ और आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ओके देन, दिस इज़ इट फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो यार। ठीक है, ओके देन।